अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको लाल महल पर आत्मा की बेकरार कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक पुरानी किताब की कहानी है जो मुझे किसी से मिली थी, जो उर्दू ज़बान में थी, जिसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, जिसको पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी मैं आपको उन्हीं की ज़बान में बताने जा रही हूँ। ये वाक़या 1810 हिंदुस्तान का है। आज से 25 साल पहले मैं जयपुर शहर से कुछ दूर ज़मींदार के यहाँ काम करता था। ये एक छोटा सा गांव था। ठेकेदार के पास बहुत से मजदूर काम करते थे। मैं भी एक ठेकेदार के पास काम करता था जिसका नाम फलक खान था। उस जमींदार की 500 गज में बनी हुई एक हवेली थी जिसका नाम रंग महल था। ये बड़े महल और अमन और सुकून की जगह थी। ये कहानी इसी रंग महल की है। मैं उस रोज़ अपने कमरे में खुली खिड़की के नीचे बैठा हुआ था। मैं अपनी किताब लिख रहा था। मैंने देखा उसी वक्त दो खूबसूरत लड़की बरामदे में नजर आई। दोनों सोफे पर बैठी बात कर रही थी। एक जमींदार आफ्ताब की बेटी थी और दूसरी उसकी भांजी थी। उसे अपने पास रख कर पाला पोसा था। उसने उसे अपनी बेटी जैसा ही प्यार किया था। दोनों लड़कियां बड़ी हसीन थी। जमींदार की लड़की का नाम मरियम था और उसकी भांजी का नाम आयशा था। तभी एक नौजवान बाहर से आया। दोनों लड़कियों ने उसे मुस्कुराकर खुशामदीद कहा। वो नौजवान उनके लिए अजनबी नहीं था। वो जमींदार फलक खान का बेटा था जिसके बेटे का नाम वजाहत था। जमींदार अपने बेटे को अपने ही जैसा बनाना चाहता था, इसलिए जमींदार फलक खान ने उसे कटाई के काम में भेजा था। फलक खान और आफ्ताब में बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए वजाहत खान इसी महल में रुका हुआ था। उसकी दोस्ती मरियम और आयशा से हो गई थी। वजाहत उनसे बात करते हुए मरियम को ही देखता रहता। वजाहत ने बात करते हुए मरियम से कहा, मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे बुलाया है। मरियम ने कहा, ठीक है, कब तक आओगे? शायद 3 महीने लग जाएंगे। क्या तुम लोग मुझे याद करोगे? क्यों नहीं, ठीक है, जो मुझे ज़्यादा याद करेगा वो अपने बालों की एक लट मुझे बतौर यादगार के लिए दे। वजाहत ने कहा, एक कुरानी कल खेलते हैं। उसने अपनी जेब से 2 सीपियाँ निकाली और अपनी मुट्ठी में बंद कर अपनी मुट्ठी आयशा के सामने रख दी। वजाहत ने दोनों मुट्ठी आयशा के सामने रख दी। आयशा ने गलत मुट्ठी का इंतखाब किया। वजाहत ने मुट्ठी मरियम के सामने रख दी। मरियम ने सही मुट्ठी का इंतखाब किया। जैसे ही वजाहत ने मुट्ठी खोली, वजाहत बहुत खुश हो गया। वजाहत ने अपनी जेब से चाकू निकाला और मरियम से इजाज़त मांगी। मरियम ने अपना सर नीचे झुका लिया। वजाहत ने उसके बालों की एक लट काट ली। उसके बाद मैं उठा और कमरे से बाहर आकर महल से दूर झील की तरफ चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। जब मैं हवेली की तरफ लौटा तो सब नौकर और घरवाले बाहर खड़े थे। वहां पर एक नौजवान खालिद भी खड़ा था। खालिद और आयशा की मंगनी हो गई थी, लेकिन आयशा खालिद को पसंद नहीं करती थी। जैसे ही आयशा और खालिद की शादी की बात हुई, आयशा ने शादी करने से मना कर दिया। तभी खालिद और आयशा के बीच झगड़ा हो गया और खालिद घर छोड़कर चला गया। वह मेरी तरफ आया और पूछने लगा, आयशा कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ गांव की तरफ गई है? मेरे साथ नहीं है, खालिद ने कहा। इतनी देर से सारे लोग आयशा को ढूंढ रहे हैं। खालिद भी आयशा की तलाश में जा रहा था। मैं खालिद के पीछे चल दिया। हमने वहां दिल दहलाने वाला वाकया देखा। खालिद दलदल में घुटनों तक फंसा हुआ है और उसकी गोद में आयशा है। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। मैं उसकी तरफ बढ़ा और दलदल से निकलने में कामयाब रहा। उसके बेजान शरीर को घास पर लिटा दिया। उसकी आंखें खुल रही थी। खालिद ने वजाहत से कहा, क्या ये जिंदा है? वजाहत ने कहा, आयशा मर चुकी है। खालिद को गुस्सा आया। खालिद ने वजाहत से कहा, ज़रूर ये तुम्हारा ही काम है। वजाहत ने, तुम पागल हो गए हो? खालिद ने कहा, आयशा वह लड़की है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता
اور وہ میری آنکھوں کے سامنے مری پڑی ہے اور تم اس کے قاتل ہو۔ میں سب جانتا ہوں۔ عائشہ تم سے پیار کرتی تھی اور جب اسے پتہ چلا تم مریم سے پیار کرتے ہو تو وہ پاگل ہو گئی اور دلدل میں اتر گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں عائشہ سے نہیں، میں مریم سے پیار کرتا ہوں، جب سے میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ خالد روتے ہوئے بولا، میں 3 دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں عائشہ ایک تالاب میں ڈوب رہی تھی اور تالاب کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا لیکن وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ پکارتی رہی اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کئی راتوں تک یہی خواب دیکھا۔ مجھے لگا یہ کوئی خطرہ ہے۔ میں نے سب سے پہلے واپس آنے کی تیاری کی اور جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا عائشہ گھر پر نہیں ہے اور سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ جب مجھے اپنا خواب یاد آیا تو میں دلدل کی طرف بھاگا۔ میں نے دیکھا بہت لیٹ ہو گئی ہے اور وہ مر چکی ہے، لیکن میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگلے دن عائشہ کو دفن کر دیا گیا۔ خالد اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ وہ لاپتہ ہو گیا۔ سب نے سوچا وہ مریم کی شادی میں آ جائے گا۔ خالد کے مالک کی طرف سے ایک خط آیا۔ جس جہاز میں خالد تھا وہ سمندری طوفان میں ڈوب گیا۔ سب کو بہت حیرت ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد گرمیوں میں مریم اور وجاہت کی شادی رکھی گئی۔ زمیندار فلک خان اور آفتاب خان نے مریم اور وجاہت کے لیے ایک حویلی بنائی گئی۔ تبھی ایک آدمی وجاہت کو بلانے آیا۔ وجاہت اس سے ملنے چلا گیا۔ وجاہت نے 2 آدمیوں کو قبرستان میں جاتے دیکھا، ایک خالد اور ایک آدمی اور ہے جو دونوں آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ وجاہت خالد کے پیچھے چلنے لگا۔ تبھی آگ سے بھرا شعلہ آسمان پر سے وجاہت پر گرا اور وجاہت عائشہ کی قبر پر گر گیا اور مر گیا۔ شاید وہ خالد کی روح تھی جو وجاہت سے بدلہ لینے آئی تھی۔ جب مریم کو پتہ چلا کہ وجاہت مر گیا تو وہ پاگل سی ہو گئی اور اتنی خاموشی سے رہنے لگی اور اتنی خاموشی سے مر گئی اور ان کی ساری جائیداد تقسیم کر دی گئی۔ اب وہ رنگ محل ویران ہو گیا۔